નમસ્કાર પ્રોપર્ટી ગુરુના ખાસ એપિસોડમાં હું જર્નાલ કંટી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. તો આજનો એપિસોડ ખાસ કેમ છે? કારણ કે આજે હું તમારી ખાસ મુલાકાત કરાવવાની છું મહારાષ્ટ્રના હાઉસિંગ મિનિસ્ટર માનનીય શ્રી જીતેન્દ્ર આव्हाड સાહેબ સાથે. તો ચાલો તેમની સાથે ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ. आव्हाड साहब, स्वागत है आपका CNBC बाजार पर. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला हमसे बातचीत करने के लिए. सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से कोरोना के टाइम पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बहुत बड़ी एक बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी तकलीफ़ में आ गई थी, और जिस तरीके से आपने स्टैम्प ड्यूटी में राहत देकर इस इंडस्ट्री को फिर से रिवाइव किया है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात थी जिसको हर डेवलपर ने भी बहुत सराहा है और लोगों ने भी इसका बहुत फ़ायदा उठाया है. इस दौरान हमने घर की ख़रीदारी भी बढ़ती हुई देखी है. तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अब आगे आप हाउसिंग को लेकर क्या आपका सपना है, किस तरफ आपकी सोच जा रही है, क्या देख रहे हैं? ऐसा है कि इस इंडस्ट्री को, जिसको हम बिल्डिंग इंडस्ट्री कहते हैं, बांधकाम व्यावसायिक इन मराठी, इस इंडस्ट्री को बरकरार रखना, जिंदा रखना, उसको ताकत देना ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है. क्योंकि आखिर में लोगों को घर का सपना है वो पूरा करने वाली ये इंडस्ट्री है. सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाली इंडस्ट्री है. तो किसी भी सिटी के सर्वाइवल के लिए ये इंडस्ट्री का होना बढ़ना ये बहुत ज़रूरतमंद है. और इसीलिए स्टैम्प ड्यूटी का जो निर्णय लिया गया वो खास इसी वजह से था कि कोविड के कारण जब अर्थव्यवस्था पूरी समाप्त हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, उसको ऊपर उठाने के लिए कुछ ना कुछ करना आवश्यक था, ज़रूरी था. तो सरकार ने ये बहुत सोच समझ के निर्णय लिया. उद्धव जी ठाकरे थे, रेवेन्यू मिनिस्टर, महसूल मंत्री थे थोलात साहब, उप मुख्यमंत्री थे अजित दादा, सभी ने मिल के ये निर्णय लिया कि हमको फैसिलिटेट करना पड़ेगा इंडस्ट्री को. और फैसिलिटेशन पैसों की तरफ से होता है तो उनके इंडस्ट्री को और ताकत प्राप्त होती है. और यही नहीं, जो खरीदार है, द एंड यूज़र जिसको बोलते हैं, उसको थोड़ी सहूलियत मिलती है ताकि वो घर खरीद सके. आपको जानकारी है कि उस दौरान और उस दौरान के बाद सबसे ज़्यादा घर खरीदी हुई है. जी, इस अप्रैल के महीने में भी हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है. जी, आप बता रहे थे. दूसरी चीज़ ये है कि बम्बई में अब स्लम और रिहैबिलिटेशन के सिवाय डेवलपमेंट मुश्किल है, क्योंकि ओपन लैंड अब बम्बई के लगभग ख़त्म हो चुकी है. अब एसआरए में हम क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, जल्द से जल्द एलओआई मिलने के लिए हम क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, और इन सब पे लगाम कैसा लग सकते हैं. क्या हुआ है कि कुछ लोगों ने एलओआई लेके रखे हैं, म्हाड़ा में जो बिल्डिंग्स है उसकी डेवलपमेंट का करार करके रखे हैं, लेकिन 5-5, 10-10 साल कुछ करते ही नहीं है. तो ऐसा नहीं चलेगा. मैं उसमें बहुत ज़्यादा नज़र से देख रहा हूँ कि ये ज़्यादा दिन चलने नहीं दूंगा. हालांकि हमने 517 स्कीम कैंसिल ही कर दी है सारे में, जो 5 साल हो गए और जिन्होंने काम ही नहीं किया. ये हमको म्हाड़ा को भी अप्लाई करने का है, और हम ये जो गंदगी है हम उठा करके बाहर फेंक देंगे, ताकि नए डेवलपर्स आएंगे, नई जोश से काम करेंगे. तो हमारे जो पीछे यानी गरीब समाज के जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको घर का सपना पूरा करने के लिए मैं मिनिस्टर हूँ. जी, और शायद इसी की तरफ आपकी एक पहल है एमनेस्टी स्कीम भी. एमनेस्टी स्कीम कैसा है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना हजारों करोड़ रुपया इस इंडस्ट्री में लगाया हुआ है. बिल्डर का चेहरा ये है, पैसा लगाने वाला ये है, ये भाग गया. अब ये क्या करेगा? अब उसका नाम भी नहीं है, पर हमको मालूम है कि इसका पैसा लगा हुआ है. वो प्रूफ भी दे सकता है कि मेरा इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा हुआ है. तो हमने सोचा इसको पूछ के ये बताएगा हमें कि प्रोजेक्ट इसको दो. तो हमारी 5% ट्रांसफ़र फी लगती थी, वो नहीं लगेगी. लेकिन वो प्रोजेक्ट जिंदा होके जो रिहैब कंपोनेंट के जो गरीब लोग हैं,
जिनकी झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी गई है उनको घर तो मिलेगा। घर देना ये उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में काम करने वाले सरकार का सपना है। हमारे गुरु ने हमको ये बताया है कि आप गरीब को खुश रखो। शरद पवार जी जो हमारे गुरु हैं, जो भीष्म पितामह है भारत के राजनीति के, उन्होंने ये बताया है कि आप किसी भी हालत में अगर गरीब को 2 पैसा मिलता है, घर मिलता है और उसमें सरकार का पैसा भी जाता है तो रोकना नहीं। सरकार की जिम्मेदारी है घर देने की गरीबों को, तो गरीब का घर का रास्ता साफ होना चाहिए। जी, और जिस तरीके से डेवलपर्स को कुछ प्रीमियम्स दे के डेवलपमेंट करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रीमियम देने के लिए हमने कई सहूलतें दी हैं, जैसे 20% अभी भरो, 20% स्लैब वाइज हमने दी। हमने ये नहीं कहा कि अब पहले दिन पे इतने भरो। हम ये भी चाहते कि स्टैम्प ड्यूटी जो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को के प्रॉपर्टीज़ को लगाई जाती है 1000 रुपया, उतनी हमको लगाई जाए। हमने वो भी मांग रखी है मुख्यमंत्री के सामने। अब देखते हैं उसमें क्या निकलता है। अगर वो होता है तो शायद से मुझे लगता है कि बम्बई में फिर और धमाका होगा। बहुत दूर दूर से बड़े बड़े बिल्डर आएंगे और एक अच्छी मुंबई फिर से दिखाई देना शुरू हो। जी, यहाँ पे मेरा एक सवाल ये बन रहा था कि जिस तरीके से आपने भी बताया, मेरी भी यही सोच है कि इस तरीके का जो प्रीमियम्स लेकर डेवलपर ज़्यादा आ जाएंगे, एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे, तो क्या डिमांड एंड सप्लाई का जो मैच होना चाहिए वो हो पाएगा या हमारी सप्लाई बढ़ने की? बम्बई में डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आ सकता है। जितना बम्बई में आप उगाओ उतना खाने वाला तैयार है। मुंबई विल ऑलवेज फॉल शॉर्ट ऑफ हाउसेस, रेसिडेंसेस ऑफ डिफरेंट स्ट्राटा। वी हैव टू सर्व। हमको उनको देना है जो चाहिए वो। जी, और एक बात आपसे जाननी थी कि एक जो समस्या रियल एस्टेट इंडस्ट्री देखती आ रही है, वैसे तो अभी देखा जाए कि रेडी रेकनर रेट्स के अंदर सरकार ने थोड़े रेडी रेकनर रेट्स बढ़ाए हैं, फिर भी अगर जो बहुत डेवलप्ड एरिया है वहाँ पे वो रेडी रेकनर रेट एक्चुअल कीमतों से नहीं मैच करते हैं। इसके लेकर सरकार की कोई सोच? ऐसा रेडी रेकनर का रेट ये बड़े अभ्यास के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट लगाता है और थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा होगा तो ये इंडस्ट्री की जो रिप्रेजेंटेटिव इंडस्ट्री है, हमसे रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है MCHI और क्रेडाई, वो जाके महसूल मंत्री से बात करके अपनी दिक्कतें सामने रखेंगे तो अपने आप उसमें रास्ता निकल जाएगा। जी, और जो डेवलपर्स हमारे साथ बातचीत हमारे शो में करते हैं, काफ़ी डेवलपर्स का यही कहना है कि जो भी हम कोरोना काल की वजह से जो महंगाई बढ़ती हुई देख रहे हैं या अब ये रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से कमोडिटी महंगी हो रही है, स्टील और सीमेंट महंगे हो रहे हैं और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उनकी बढ़ती जा रहे हैं, तो ये सारी समस्या लेकर डेवलपर्स भी आपके पास आते होंगे। तो इसके लिए आप क्या कदम लेने के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, कुछ ना कुछ सहूलतें उनको फिर से देनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना के बाद की महंगाई और ख़ास करके यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद की महंगाई ये अंगार लगाने वाली है। जैसे स्टील मैक्सिमम भारत लेता था वो यूक्रेन से लेता था, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लगने वाली जो इनके दो के बीच में के लड़ाई के कारण नहीं पहुंच पा रहे। तो इसके बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनको जैसे मैं समझाया कि स्टेट इकोनॉमी में, स्टेट के रेवेन्यू कलेक्शन में बिल्डिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। इस इंडस्ट्री को बच्चे के जैसा संभालना चाहिए। ये बच्चा बड़ा होगा तो जैसे माँ बाप की सेवा करता है वैसा रेवेन्यू के माध्यम से वो गवर्नमेंट की सेवा करेगा। जी, और जिस तरीके से हम आज आपसे बात कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा रेरा आने के बाद भी हम लोगों ने देखा है कि इंडस्ट्री पे जो विश्वसनीयता थी, जो पहले कहीं रेरा के पहले नहीं हम देख पा रहे थे, रेरा के आने के बाद हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए जो विश्वास है लोगों का, ग्राहकों का, खास करके डेवलपर्स पे विश्वास बढ़ रहा है क्योंकि रेरा के ऊपर विश्वास है।
पर एक समस्या जो हम डेवलपर्स की तरफ से बार बार सुनते आ रहे हैं, लंबे वक्त से जो पाइपलाइन में है, सिंगल विंडो क्लियरेंस को लेकर दिक्कतें आती दिख रही हैं। इसके बारे में देखो कुछ? ऐसा है कि पहले 10 टेबल थी, अभी वो 3 पे लाए हैं, आस्ते आस्ते 1 पे लाएंगे ना। तुम एक दिन में ही इतना खा लोगी और बोलेगी प्रोटीन तो बहुत आ गया है, तो ऐसा नहीं होता ना, ऐसा 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 तो वो तो होने वाला है, टेबल तो कम होते जाएंगे। दैट्स वाई अभी अनेक्स्चर्स है, समझो ये सारे में वो पूरा ह्यूमन टच है। मैंने तय कर लिया है कि उसको हटाया जाएगा, ह्यूमन टच ही नहीं रखूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा करप्शन उसमें होता है। मेरी जानकारी है, जो मैं जो ऊपर से जो देखता हूँ, तो मुझे लगता है एनेक्शन निकाल डालना चाहिए, वो पूरा ऑटोमेशन पे डाल देना चाहिए। जिधर जिधर तुम्हारे पेपर चेकिंग होते हैं वो सब ऑटोमेशन में डाल देने हैं, ताकि उसमें मानवीय संपर्क कम हो और उसमें भ्रष्टाचार बढ़ने की जो आशंका है वो नहीं दिखती। जी, और इस तरीके से जिस तरीके की आपकी सोच है, ऑटोमेशन में आ जाएगा तो टाइम भी कम हो जाएगा। सभी देखो, टाइम इज़ नॉट द इश्यू। अगर इंसान चाहेगा तो वो जो काम 8 दिन में होता है वो 8 मिनट में भी करता है। ह्यूमन टच निकाल देना चाहिए, तो अपने आप उनको भी समझता है कि ये सरकार सुनने के अभी बाहर गई है। नहीं तो सरकार जब ध्यान नहीं देती है, तब उसके जो नौकर नहीं कहते हम, उसके सर्विस में जो है, उनको लगता है कि ठीक है यार, सरकार भी चल रही है, अपना भी चलने दो। सरकार जब दिखाएगी कि हमारा अंदाज़ा, हमारा नज़रअंदाज नहीं करेंगे आपका अंदाज, हम बिल्कुल ध्यान दे के आपकी तरफ नज़र रखेंगे, तो वो भी काम करने लगते हैं। वो आपको आजमाते हैं। उनकी आजमाइश को गलत साबित करना ये अपना काम है, ये मिनिस्टर का काम है, और मुझे लगता है कि उसमें मैं जी सर सक्षम हूँ। तो दर्शक मित्रों, आव्हाड साहेब સાથેની આ વાતચીતને આપણે હજી પણ આગળ વધારીશું। ખૂબ જ રસપ્રદ ચર્ચા ચાલી રહી છે, પરંતુ હાલ મારે લેવો પડશે એક નાનકડો વિરામ। તો લઈએ એક નાનકડો વિરામ અને ઝડપથી પાછા મળીએ। બ્રેક પછી પ્રોપર્ટી ગુરુના આ ખાસ એપિસોડમાં ફરી એક વખત આપનું સ્વાગત છે અને આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છે મહારાષ્ટ્રના હાઉસિંગ મિનિસ્ટર जितेंद्र आव्हाड साहेब साथे। तो चलो आ चर्चा ने આપણે આગળ વધારીએ। सर, आपसे ये भी जानना चाहती थी कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं मुंबई का जो डेवलपमेंट है, वो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते जा रहा है। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं मेट्रो पर भी कामकाज चल रहा है और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो और किन किन चीज़ों पर सरकार की नज़र है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस तरीके से? बम्बई अब ऐसे भी नहीं बढ़ सकती और ऐसे भी नहीं बढ़ सकती। बम्बई का अपना एक लिमिटेशन है, क्योंकि बम्बई समंदर से घेरी हुई है, समंदर में बस गई है। ये 7 आइलैंड्स थे जिसको जोड़ जोड़ के बम्बई बनी है। अभी कोस्टल रोड निकला है, बहुत सारे लिंक रोड निकल रहे हैं, अलीबाग से बम्बई के लिए लिंक रोड निकल रहा है। तो ये जो लिंक रोड्स हैं, उनके तरफ डेवलपमेंट होना ये ज़रूरतमंद है, क्योंकि बम्बई की क्षमता ख़त्म हो चुकी है। लेकिन बम्बई के नज़दीक जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर अगर डेवलपमेंट होती है और कनेक्टिविटी अच्छी है, तो फिर वहाँ लोग जाएंगे, रहेंगे, एक नई सिटी वहाँ डेवलप होगी और बम्बई में जो प्रेशर है बम्बई के ऊपर, वो कम होता जाएगा। जैसे MMR रीजन जिसको बोलते हैं, मुंबई मेट्रोपॉलिटन का जो रीजन है, वो पनवेल तक है, यहाँ पे वसई विरार के और आगे है। तो ये सब जो है वो अगर हम डेवलप करते हैं और वहाँ एजुकेशन अच्छा रखता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी रखती है, आने जाने की सुविधा अच्छी रखती है, तो लोगों को वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काम को जाने वक्त और आते वक्त उसको 40 मिनट के ऊपर नहीं लगना चाहिए। 40 मिनट के ऊपर लगता है तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इसके लिए ये सिटी को अब जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जैसा कोस्टल रोड बना, नावा शेवा लिंक रोड बन रहा है, नावा शिंकला लिंक रोड सिवड़ी में उतरने वाला था, वो अब वर्ली में उतर रहा है। तो ये सब बदलाव की तरफ हम देखेंगे
तो ये शहर को चारों तरफ से जोड़ने का काम हो रहा है। और ये जब ये है, यानी जैसे नावा शेवा है और इसके बाजू में जो हल्के हैं, ये सब जब डेवलप होते जाएंगे तब और भी मुंबई सुंदर बनती जाएंगी। यही बम्बई की है। बम्बई अपनी माँ है, उसको सुंदर रखना, उसको ठीक ठाक रखना हमारी जिम्मेदारी है। देखो बम्बई एक ऐसा शहर है, यहाँ जो भी आता है वो भूखा पेट नहीं सोता। यहाँ की मिट्टी जब तुम्हारा पसीना उस मिट्टी में गिरता है, आपको वो पसीने की जो कमाई होती है वो वापस दे देता है। ये इस भूमि का गुण है। सालों से यहाँ लोग अपना पेट भरने के लिए आते हैं और वो पेट भरते भरते लाख आदमी का पेट भरना शुरू कर देते हैं। इसमें पसीना गिरा है गरीब आदमी का, और तब ये शहर बड़ा हुआ है। ये शहर की सुंदरता उसमें नहीं कि लोग कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, उसमें है कि जो हमारा गरीब आदमी है, जो मिल में काम करता था, जो रास्ते में काम करता है, उसका पसीने की जो खुशबू है, उससे ये शहर बड़ा हुआ है। मुंबई की एक अलग पहचान है इस पूरे विश्व में, वो इसीलिए है। जी सर, जैसा कि आपने बताया, शायद पूरे देश से लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं या करियर बनाते हैं। पर ये कोरोना काल के टाइम में हमने देखा कि वो तो कभी नहीं हमने देखी ऐसी ही स्थिति थी। रिवर्स माइग्रेशन भी होता हुआ दिखा। है, लोगों लग रहा था कि अब भूमि का अंत आने वाला है। हमारे यहाँ थोड़ी सी एक अंधश्रद्धा बहुत है ना, ऐसा तो कभी पिछले 100-200 साल में लोगों ने देखा ही नहीं था। प्लेग आता था, प्लेग चला जाता था, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, और हर दूसरे घर में एक मौत हो रही थी, तो लोग डर गए थे। तो अगर मुझे मरना ही है तो मेरे गांव में जाकर मरूं, यहाँ पे हॉस्पिटल में कौन मुझे जलाएगा ये भी मुझे मालूम नहीं है। इस हालात में लोग डरे हुए थे, उलझे हुए थे, तो उनकी उलझन और उनका डर उनको घर वापस ले गई। मुझे नहीं लगता जो गए थे उसमें 10% भी वहाँ रह रहे, सब वापस आ गए। क्योंकि 4 दिन घर वाले सहन करते कि हाँ हाँ मेरा भाई आया है, 5वें दिन वो पूछता है तू कब जाने वाला है। क्योंकि यहाँ इसकी बहुत चिंता है, सबको बहुत तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ से लोग घर चलाते हैं, तो ये इतना आसान नहीं है ना। जी सर, और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि हर लोगों का अपना घर हो, उसके ऊपर आपका फोकस बन रहा है। जैसे मैंने अभी कल घोषित किया है कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री में बैकस्टेज वर्कर्स है, मेकअप मैन, कैमरा मैन, वो सभी, फिर पेपर इंडस्ट्री में जो प्लेट लगाते हैं, प्रिंटिंग देखते हैं, वो लोग, इन लोगों को घर मिलना बहुत ज़रूरतमंद है। क्योंकि शहर के लिए दोनों इंडस्ट्रीज बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी बम्बई जो फिल्म इंडस्ट्री की कैपिटल है, वो अपना जो महत्व है खो बैठे। नहीं, मैं नहीं होने दूंगा। जितना हो सके उसको बचाना है। पेपर 4:30 बजे ख़त्म हो जाता है पेपर प्रिंटिंग, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। सो रात को 9 बजे तक जो पत्रकार काम करते हैं वो तो अपना घर में देखते हैं, लेकिन 9 बजे के बाद 4 बजे तक जो काम करते हैं वो शायद ही किसी को मालूम है कैसा होता है। तो ये पर्दे के पीछे जो कलाकार बैठे हैं उनके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कई क्षेत्र के लोग हैं जिनकी तरफ देख के उनको घर देना पड़ेगा। जी, तो ये शायद आपने म्हाडा के लिए ये स्कीम का अनाउंसमेंट किया है, और म्हाडा के अंदर आपकी क्या क्या प्लानिंग है जो पाइपलाइन में है? नहीं, अभी ऐसा है कि रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में मैं सिंगल बिल्डिंग डेवलपमेंट के अगेंस्ट हूँ कि अगर ये प्लॉट है और यहाँ से एक रास्ता जाता है और यहाँ कुछ नहीं है, तो लोग बिल्डिंग लेंगे यहाँ 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 यहाँ, फिर ज़्यादा से यहाँ 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 यहाँ, ये बिल्डिंग ज़िंदगी में डेवलप नहीं होगी। अगर हम कॉम्पोजिट डेवलपमेंट निकालते हैं
तो फिर इसको भी न्याय मिलता है, इसको भी न्याय मिलता है। नहीं तो सिर्फ पहले लाइन वाला माल मलिदा खा लेते हैं, पीछे वाला उसको कुछ नहीं मिलता है। जी, तो ये एक आप लंबा विज़न रख के पूरी जगह का डेवलपमेंट के लिए आप अच्छा सा विज़न रख रहे हैं। और एक जो मुद्दा है जो मैं छूना चाहूँगी कि रीडेवलपमेंट थोड़ा स्लगिश दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्या सोच रहे हैं, क्या कदम उठ सकते हैं? उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी का जो एक बड़ा ऑब्स्टिकल है, मेरी रेवेन्यू मिनिस्टर से बात हुई है, रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा है कि हम उसको सुधार देंगे। जी, और स्टैम्प ड्यूटी की एक बात ये भी जानना चाहूँगी कि स्टैम्प ड्यूटी, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की कि स्टैम्प ड्यूटी की वजह वो एक बहुत बड़ा पुश रहा था रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए जब घटाई गई थी, पर समय के साथ ऐसा है कि स्टैम्प ड्यूटी हमारी भी रेवेन्यू है ना। हाँ। हमको सिर्फ बिल्डर को खुश नहीं रखना है ना, हमें आम आदमी को रास्ते देने हैं, हमें हॉस्पिटल चलाने हैं, हमें बहुत सारी सुविधा देनी है आम जनता को, जो सरकार की जिम्मेदारी है। सिर्फ बिल्डर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना। तो यही आपसे मैं जानना चाह रही थी कि एक समय पे तो इसे वापस अपनी जगह पे लाना ही था, जो सरकार ने समय पे वो कदम उठाया है, पर क्या इससे जो सेल्स हम घरों के सेल्स होते देख रहे हैं, इसके ऊपर कुछ असर दिखेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ पहले जो उसमें रुकावटें थी उसको निकाल बाजू में करने का काम था। वो होने के बाद तो अपने आप, जैसे आप एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ रुकावटें आती है तो उसको टक उड़ा देते हैं तो बराबर ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है। जी, और आखिरी में आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि मुंबई में घर बहुत महंगे हैं, क्योंकि इसकी शायद मेन वजह यह है कि ज़मीन ही बहुत महंगी है, तो अब इसके ऊपर क्या किया जा सकता है? देखो ऐसा है, जिस शहर की क्षमता ही कम है, जिसका ज्योग्राफिकल बढ़ना ही कम है, नामुमकिन है, तो वो शहर में घर लेना ये तो आपके लिए हर साल मुश्किलें पैदा करेगा, क्योंकि यहाँ घर ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि नया कंस्ट्रक्शन ही नहीं होने वाला है। तो डिमांड और सप्लाई का जो सिंपल इकोनॉमिक थ्योरी है अप्लाई करो यहाँ पे, आपको समझ में आएगा क्यों घर महंगे हैं। अभी कोलाबा की तरफ जाओ, कहाँ घर है, कोई दिख रहा है कहीं घर? नहीं। अभी वहाँ चाली जो है वो रिडेवलप होगी तो वो तो वही दाम पे जाएगी जो दाम जिस दाम में वहाँ बेचे जा रहे हैं, तो वो कम दाम में आएंगे ही नहीं। आप जितना बम्बई के अंदर घर लेना चाहते हो उतने ही आपको जेब के अंदर से पैसे देने पड़ेंगे। जी, और एक ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि जो घर खरीदने का सपना देख रहे हैं वो हर व्यक्ति जो हमारे दर्शक हैं, और उनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह बन रही है? ख़ास ये पूछने का आपसे आपके पास मैं अपने दर्शकों को ये इसलिए मैसेज लेना चाहती हूँ क्योंकि हर ग्राहक हमेशा सोचता है कि घर जब सस्ता होगा हम खरीदेंगे, पर अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि आरबीआई की तरफ से होम लोन पे रेट भी अब बढ़ गए हैं, और इस स्थिति में आपका ग्राहक खरीदार जो घर खरीदारों के लिए क्या मैसेज बनता है? मुझे लगता है कि आज के हालात में अपने घर में रहना, अपने मालिकाना घर में रहना, ये आनंद की बात है। और ख़ास करके कोरोना के बाद जो हालात दिखाई दिए, हर मुंबई में रहने वाला एक छोटे घर का मालिक होना चाहिए। और तुम कहोगे कल मैं लूँगा, ये कल ज़िंदगी में आता नहीं। अगर ज़िंदगी में आता है तो आज, अभी। कल पे जाओगे तो कभी घर नहीं ले पाओगे। आज तय किया, आज कर दिया तो ही घर होता है। कीमतें कोई ऊपर से नीचे नहीं आती है। इतना डाउनफॉल कोरोना के टाइम भी नहीं आया। तो ये नासमझदारी की बात है कि लोग रुकते हैं। सीमेंट का दाम कोई सस्ता नहीं होने वाला है, स्टील कोई कम नहीं होने वाला है, वो अपनी जगह पे ही रहेगा और हो सके तो बढ़ता जाएगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि ग्राहकों ने
तय कर लेना चाहिए कि अभी घर लेने का समय है, ले लो। और डेवलपर्स के लिए आपका कोई मैसेज? गरीबों को घर देने की कोशिश करो और सस्ते दाम में। सिर्फ अपने कमाई की मत सोचो, आपकी जिम्मेदारी है समाज की तरफ। तो जितना आप कमाते हो उसमें से 10% भी गरीबों को दे दोगे तो बम्बई का जो गरीब है, गरीब से गरीब तबका है, जो घर की उम्मीद खो बैठा है, कम से कम उसके तो घर बनेंगे। जितेंद्र सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ बातचीत की। CNBC विचार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शक મિત્રો, આજે આપણે મુલાકાત કરી છે મહારાષ્ટ્રના હાઉસિંગ મિનિસ્ટર જીતેન્દ્ર આવ્હાડ સાહેબની। તો આજના ખાસ એપિસોડમાં હાલ પૂરતું આટલું જ। મને પણ આપશો રજા, પરંતુ આપ જોતા રહો CNBC બજાર। નમસ્કાર।